आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6। पाठ 6 का क्या नाम है? त्रिभुज। क्या? त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, इसको इस इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है। त्रिभुज अभी पिछली कक्षा में पढ़ के आए, कक्षा 8 में, कक्षा 7 में, कक्षा 6, हर कक्षा में त्रिभुज है। ठीक है ना। लेकिन छोटी कक्षाओं में कुछ कम है, फिर उसके ज़्यादा उसके आगे की चीज़ है, फिर उस अगली वाली कक्षा में आगे का चीज़ है, फिर उसके आगे वाली कक्षा में, ऐसे करके। तो अभी हम लोग कक्षा 10 में पहुंच आए हैं त्रिभुज को पढ़ते पढ़ते। ठीक है ना। त्रिभुज को फिर से पढ़ते हैं, या यदि मान लो कुछ भूल गया है या नहीं जानते हैं तो एकदम इसका शुरू से, बेसिक लेवल से, ठीक है ना, यानी कि जीरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहली बात कि जानेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। ठीक है ना। त्रिभुज किसे कहते हैं, फिर उसके प्रकार क्या क्या होते हैं, कैसे होता है क्या। ठीक है ना। देखो त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं वाली बंद आकृति होगी उसको त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले त्रिभुज ऐसे, ठीक है, तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा होगी, बंद आकृति होगी, तभी उसको हम त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो जैसे इसमें एक ये भुजा, दूसरी ये, और तीसरी ये, तीन भुजा हुई कि नहीं हुई? तीन भुजा भी है और बंद भी है। बंद होना भी चाहिए, नहीं तो किसी भी प्रकार से हम बना सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे भी बना लें, ये हो गया, ये हो गया, ये, तो इसमें भी तो तीन ही तो भुजा है कि नहीं है? है, एक, दो, तीन। ठीक है ना। तो ये क्या बंद है? नहीं है। तो इसका मतलब जब बंद नहीं है तो ये फिर त्रिभुज नहीं है। तो त्रिभुज कब होगा? उसमें तीन भुजा होंगी और तीन भुजाओं की बंद आकृति होगी, तभी वो त्रिभुज हो सकता, नहीं तो त्रिभुज नहीं होगा। तो त्रिभुज की परिभाषा भी यही है कि तीन भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। अब त्रिभुज में क्या क्या चीज होता है वो देख लेते हैं। देखो इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी। नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी, एक्स वाई जेड। तो ये हो गया ए बी सी, नाम दे दिए हैं। अब इसमें शीर्ष कितने हैं? शीर्ष यानी कि जहां से भुजाएं शुरू होती हैं। ठीक है ना। शीर्ष कितने हैं यहाँ इसमें? तीन। जैसे मान लो ये एक बिंदु हो गया, ये एक बिंदु हो गया, और ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक आया, तो ये पहला बिंदु हुआ, पहला शीर्ष हुआ। ठीक है ना, शीर्ष। और फिर यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ तक आया, ये दूसरा शीर्ष हुआ। फिर यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ तक गया, यानी कि तीसरा शीर्ष हुआ। इसमें कितने शीर्ष हैं? तीन शीर्ष हैं। ठीक है ना। तो शीर्षों की संख्या तीन होती है, जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है ना, वर्टेक्स। तो शीर्ष कौन कौन से शीर्ष हैं? ए, बी और सी, तीन शीर्ष हुए। ठीक है ना, ए, बी और सी। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? ये शीर्ष हो गए। ठीक है ना। इसी प्रकार से भुजा, भुजा भी तीन ठो होती है। कितनी भुजाएं होती हैं इसमें? तीन भुजा। देखो कौन कौन सी होगी भुजा? भुजा एक तो ए बी भुजा, यानी ए से बी तक आया तो एक ए बी भुजा होगी। ठीक है। दूसरा बी सी भुजा होगी, और तीसरा सी ए भुजा या फिर ए सी भुजा कह सकते हैं। ठीक है ना। तीन भुजा भी होती है त्रिभुज में, तो ए बी, बी सी और सी ए, ये हो गया। तो कौन कौन सी भुजा हैं? ए बी, बी सी और सी, तीन भुजा हो गई। इसमें कोई दिक्कत है यहाँ पर? ठीक है। तीन भुजा हो गया, ए बी, बी सी और सी ए, तीन वर्टेक्स हो गए। अब एंगल, एंगल भी इसमें कितने होते हैं? तीन ही होगा। एंगल मतलब कि कोण। ठीक है ना। जैसे मान लो ये एक एंगल, दूसरा एंगल और ये तीसरा। कोण कितने होते हैं? तीन। ठीक, कोई दिक्कत? कौन कौन सा? कोण ए, कोण बी और कोण सी। ठीक है ना। ये हो गए तीन कोण हो गए, कोण ए, कोण बी, कोण सी। ये कोण का चिन्ह है, ऐसे छोटा सा ऐसे बना देंगे तो ये कोण को दर्शाता है। ठीक है ना।
इससे पता चलता है कि कोण ए लिखा गया है, ठीक है ना। कोण ए, कोण बी, कोण सी, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हो गया त्रिभुज। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष, तीन कोण, ठीक है ना। भुजा, भुजा मतलब साइड कहते हैं, आर्म भी कहते हैं उसको, आर्म इस भुजा होता है। तो ये हो गया ए बी सी, कोई दिक्कत है इसमें, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा कोण को पढ़ना बता देते हैं, इसके बाद आगे। कोण क्या होता है, जैसे मान लो ए बी सी, यदि हमें कोण बी को पढ़ना हुआ तो कैसे पढ़ेंगे। कोण यदि बी को पढ़ना हुआ तो कोण हम ऐसे पढ़ेंगे कि कोण ए बी सी, ऐसे लिखेंगे। यदि बीच में जो आ रहा है उस कोण की बात हो रही है, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे कोण ए बी सी। अब इसमें से कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोण की बात कर रहे हैं हम, तो जो बीच में होगा उसी कोण की बात हो रही है, ठीक है ना। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कोण सी बी ए, है एक ही चीज। अगर बी की बात हो रही है तो बी बीच में है, और इसमें भी बी बीच में है, तो है क्या, एक ही चीज है। तो कोण बी सी ए और चाहे कोण ए बी सी, दोनों एक ही बात है। जब हम जिस कोण को लेते हैं या फिर जिस कोण को बोलना होता है उसे हमेशा बीच में रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। इतना तक समझ में आया। क्या होता है त्रिभुज, तीन भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। भुजा तीन होगी, आकृति बंद होगी, तभी हम उसको त्रिभुज कहेंगे, नहीं तो त्रिभुज नहीं कह पाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, और फिर कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, और कोण के आधार पे भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखो लिखते हैं पहले भुजाओं के आधार पर, ठीक है ना। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, देखो पहला होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है ना। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन सा, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है ना। इतना गुण तो सब में होगा, ये जो लिख दिए हैं शीर्ष भुजा कोण, ये तो सब में होगा। चाहे कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषम बाहु हो, सब में ये गुण होंगे। तीन शीर्ष होंगे, तीन भुजाएं होंगी, तीन कोण होंगे, ठीक है ना। लेकिन अब देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, पहले नंबर को बताते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। सम नाम से ही हमको पता चल रहा है, समबाहु, सम यानी समान, बाहु मतलब होता है भुजा, ठीक है ना। सम यानी कि समान, बाहु मतलब भुजा। तो सम, इसके नाम से ही पता चल रहा है, सम बाहु यानी कि समान, और बाहु मतलब भुजा। इसका मतलब कि तीन भुजा जो त्रिभुज में होती हैं सब समान है, ठीक है ना, तो वो समबाहु हो जाता है, ठीक है ना। देखो कैसे, मान लो एक त्रिभुज बनाते हैं, ये, ठीक है, इसका नाम पी क्यू आर, ठीक है ना, ये एक त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, पी क्यू, क्यू आर और फिर आर पी या फिर पी आर, ठीक है ना, तीन भुजाएं हैं। तो तीनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। एग्जाम्पल्स, जैसे मान लो ये यदि 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 का होगा, ये भी 2 का होगा। तो जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये समबाहु त्रिभुज की परिभाषा होती है, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी कि सब बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी कि ए बी बराबर है 20 नॉम पी क्यू आर एस दिए है ना, ठीक है। देखो पी क्यू जो है बराबर है किसके, क्यू आर के, और क्यू आर जो बराबर है वो आर पी के बराबर है, यानी कि तीनों आपस में
बराबर हैं, ठीक है ना। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। आगे बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखो नाम से इसमें भी कुछ ठीक ठाक पता चल रहा है। सम, सम का मतलब तो पता चल गया समान होता है। द्वि, द्वि का मतलब दो, बाहु मतलब कि भुजा, और त्रिभुज। देखो सम द्वि बाहु, समान दो भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है ना, ए बी सी। अब इसमें दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं, ये जरूरी नहीं है कि ये बराबर हो या फिर ये, कोई भी दो भुजा बराबर हो सकती है। और जब दो भुजाएं बराबर होंगी तब हम उसको कह सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसे ए बी हो गया और ए सी दोनों बराबर हैं और ये अलग है, यानी ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 का होगा, ये कुछ और का हो सकता है, ठीक है ना, अलग होगा। तो ये तब हम इसको कहेंगे कि ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, ठीक है। तो दो भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें क्या है कि ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है ना। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। आगे अब देखो, आगे क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु का मतलब है कि सब भुजाएं विषम होंगी, यानी कि कोई भी किसी के बराबर नहीं होगा, कोई भी किसी के बराबर, ठीक है ना। तो विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, जैसे मान लो एक त्रिभुज हो गया, इसकी इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है तो इसका और कुछ हो सकता है, 4 हो सकता है, इसका 5 हो सकता है, यानी कि आपस में कोई भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, या फिर ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ए बी सी, ए बी जो है बराबर नहीं है बी सी के, और जो बी सी है बराबर नहीं है ए सी के, ठीक है ना। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे इसके बाद कोण के आधार पे, ठीक है ना, कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, देखो पहला हो जो है न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है ना। भुजाओं के आधार पे 3 ठो त्रिभुज होता है, कोण के आधार पे भी 3 ठो त्रिभुज होता है। कौन कौन सा, एक तो न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, और फिर तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, देखो पहले न्यून कोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा। जब हम कोई त्रिभुज बनाएंगे तो इसको कोण के आधार पर इसका वैल्यूएशन करेंगे कि कौन सा त्रिभुज कैसा है, ठीक है ना। देखो जब न्यून कोण त्रिभुज बनेगा तो उसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम के रहेंगे। न्यून कोण त्रिभुज होता क्या है, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। तो न्यून कोण हो गया। तो जब हम त्रिभुज बनाएंगे तो उसमें तीनों कोण कैसे होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए। जैसे मान लो ये त्रिभुज बना है तो ये त्रिभुज का मान जो है कुछ भी हो लेकिन 90 डिग्री से कम होने चाहिए, तीन के तीनों, ठीक है ना, तीन के तीनों 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये जो त्रिभुज बना है न्यून कोण त्रिभुज बना है। जैसे 90 से कम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये 60 हो गया और ये भी कुछ हो गया, 60 हो गया या फिर और कुछ हो गया, लेकिन 90 डिग्री से क्या होने चाहिए, तीन के तीन। और फिर हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री भी होता है, तो 180 डिग्री से अधिक भी नहीं होना चाहिए कि, और ये हो गया, कोई दिक्कत है। तो न्यून कोण त्रिभुज समझ में आया किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोण के मान 90 डिग्री से कम हो
उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, बाकी की दो कोण क्या है ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो तो फिर उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण का मतलब भी होता है 90 डिग्री। अब त्रिभुज की बात हो रही है तो ऐसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज चित्र बनाओगे तो कैसे बनेगा, जैसे मान लो ये एक ऐसे बना, अब इसका एक कोण 90 डिग्री का हो गया, ठीक है ना, ये 90 डिग्री का हो गया, एक कोण 90 डिग्री का हो गया, बाकी दो कोण तो 90 से छोटे छोटा आएगा क्योंकि 180 से अधिक होता नहीं है। तो मान लेते हैं ये 45 डिग्री का हो गया, तो फिर ये भी 45 का होगा, यानी कि 90 में से दोनों बंट के रह जाएंगे, आधे आधे या फिर कुछ और, कोई अधिक कोई कम हुए हो सकता है, लेकिन एक कोण 90 डिग्री का होगा तब हम उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है समकोण त्रिभुज में? ऐसा कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर इसके बाद बात आती है अधिक कोण त्रिभुज की। अधिक कोण क्या होता है, जब त्रिभुज हम बनाएंगे तो जैसे इसमें एक कोण 90 डिग्री का है वैसे ही उसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक का रहेगा, बाकी के कम कम के रहेंगे। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लो कोई त्रिभुज बना लें, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, तो ये कोण कितना का हो 90 डिग्री से अधिक का है, पता चल रहा है, देखने से ही पता चल रहा है। तो जब एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा और बाकी के दो कोण तो कम कम के होंगे, तो एक कोण 90 डिग्री से अधिक का हो तो फिर हम उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। मान लेते हैं ये 120 डिग्री का हो गया, ठीक है ना, 120 डिग्री का हो गया, यानी कि ये 90 डिग्री से अधिक है। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण जानते हो, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से, उसको अधिक कोण कहते हैं। तो पहले हमें कोण भी जानना पड़ेगा, यदि नहीं जानते हो तो कक्षा 9 में सब पढ़ चुके हो, ठीक है ना। त्रिभुज के बारे में जितना है, चाहे वो 6 में हो, 7 में हो, 8 में है, सारी की सारी चीजें यहीं पे आज बता दिए, ठीक है ना। ये सारी की सारी पिछली कक्षा की चीज है। हमारा जो टॉपिक है आज का वो भी त्रिभुज है, लेकिन फिर इनसे आगे का है, ठीक है ना। कक्षा 9 में तो हम सर्वांग समता तक पढ़ चुके थे, अब समरूप बढ़ना है, ठीक है ना। तो ये होता है त्रिभुज। फटाफट से एक बार फिर से बता देते हैं क्या क्या आज बताए अभी। त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होती है और तीन ठो कोण होता है, ठीक है। फिर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है, कौन कौन सा, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। फिर समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते ये। फिर इसके बाद आता है कोण के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका जिसके कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर इसके बाद अधिक कोण आता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते, ठीक है ना। ये होता है, चलो इसको लिख लो, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं सर्वांग सम और समरूप के बारे में। सर्वांग सम और फिर समरूप, ठीक है ना, ये दो चीजों के बारे में। सर्वांग सम, देखो सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, सर्वांग सम, सर्व अंग समान, ठीक है ना, सर्व अंग समान मतलब सर्वांग सम। जिस भी आकृति को हम लोग लेंगे यानी जिस भी चित्र को लेंगे उसके सभी अंग समान होने चाहिए, मतलब
वो देखने में भी एक जैसे दिख रहा हो, उसको यदि नापें या कि जैसे बीमाएं जो होती हैं, माप जो होता है वो भी बराबर होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई जो भी रहेगी उसमें सबका सब बराबर होगा, तभी वो सर्वांग सम होगा। मतलब इसमें दो चीजों की जरूरत होती है, क्या क्या? एक तो आकार और दूसरा अमाप। अमाप का मतलब होता है माप, माप यानी कि चाहे जो लंबाई चौड़ाई चाहे जो भी होगी, ठीक है ना। दो चीजों की, आकार का मतलब देखने में साइज जो है एक जैसा दिखना चाहिए, वो आकार हो गया। अमाप का मतलब हो गया कि अगर कोई आकृति बनी है, मान लेते हैं पहला उदाहरण कि वृत्त जैसे जो बना है, एक वृत्त ले लेते हैं, वृत्त, ठीक है ना, दो ठो वृत्त ले लिए। अब सर्वांगसम और समरूप हमेशा दो आकृतियों को लेकर के देखा जाता है, या फिर दो आकृतियों से अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो आकृति होना चाहिए। जैसे ये वृत्त है, ठीक है ना, अभी ये क्या है, देखने में छोटा दिख रहा है और ये देखने में, यानी कि देखने में भी एक जैसा दिखना चाहिए, तो देख करके ही पता चल सकता है कि ये सर्वांगसम है कि, ठीक है ना। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये आकार से ही मान लो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी इसको हटा देते हैं कि नहीं ये अब समरूप सर्वांगसम नहीं होगा। लेकिन यदि मान लो एक वृत्त बनाएं जो इसी के जैसा दिखे, सेम टू सेम, ठीक है ना, छोटा सा, लगभग लगभग, अब ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, ठीक है ना, हालांकि अभी भी बड़ा दिख रहा है ये, लेकिन मान लेते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, देखने में एक जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जब इनका आकार एक जैसा दिखाई दे रहा है, तब हम इसके बाद अमाप पे भी आएंगे, यानी कि लंबाई चौड़ाई जो भी रहेगा। तो इसमें तो सिर्फ एक ही चीज होती है, वो भी त्रिज्या, त्रिज्या के अनुसार वृत्त बनता है। तो मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, तो इसकी भी त्रिज्या यदि 3 सेंटीमीटर है तभी सर्वांगसम होगा। यदि इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर होगी, तभी सर्वांगसम होगा, नहीं तो सर्वांगसम नहीं होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर सर्वांगसम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई आकृति बनी है और उस पे इसको यदि रख दिया जाए तो दोनों ढक जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि नीचे कौन सा है, ठीक है ना। तो यदि वो ढक जाता है एकदम सेम टू सेम बराबर लंबाई चौड़ाई या फिर आकार देखने में भी सब बराबर होगा, तब हम कह सकते हैं कि ये सर्वांगसम है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? ठीक है ना, हाँ, फोटोकॉपी, ठीक है ना, एक जैसा, यानी जैसे मान लो ये हाथ है, इस हाथ के ऊपर दूसरा रख देते हैं तो नीचे वाला दिखाई नहीं देता, इसका मतलब देखने में भी एक जैसा है। यदि मान लो इस वाले को इस पर रखते हैं तो ढक जाता है पूरा पूरा, ठीक है ना, तो ये फिर सर्वांगसम हो गया, एकदम सेम टू सेम वही चीज होगा, तभी वो सर्वांगसम होगा, ठीक है ना। सर्वांगसम का चिन्ह कैसे होता है, जैसे मान लो अगर हम मान लो इस वृत्त का नाम दे दें ए और इस वृत्त का नाम दे दें बी, तो ए जो है वो सर्वांगसम है बी के, कुछ इस प्रकार से उसका चिन्ह होता है, ठीक है ना। बराबर होगा, बराबर के ऊपर एक तो ऐसी लाइन होगी, तो ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि ए जो है सर्वांगसम है वो बी के ऊपर, ठीक है ना। ये था, ये तो हमारी कक्षा 9 तक का हो गया। अब इसके बाद आते हैं समरूप में, ठीक है ना। समरूप में ये जरूरी नहीं है कि उसका अमाप भी बराबर हो, आकार बस बराबर होना चाहिए, देखने में एक जैसा दिखना चाहिए, बाकी ये जरूरी नहीं है कि उसकी अमाप बराबर हो। अमाप बराबर नहीं होगा तब पर भी काम हो जाएगा, लेकिन आकार बस एक जैसा होना चाहिए। आकार क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए, देखने में एक जैसा दिखाई दे। यदि उसका आकार यानी कि साइज एक जैसा है तो फिर हम कह सकते हैं कि जो भी आकृति की बात हो रही होगी वो आकृति समरूप है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? देखो जैसे मान लो वृत्त बनाते हैं, वृत्त जो होता है गोल गोल होता है, गोले के टाइप का होता है कि नहीं होता है। जैसे ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हम चाहे जो भी बनाएं, लेकिन वो दिखेगा कैसा? एकदम गोल गोल ही दिखेगा, देखने में तो एक जैसे दिखेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो रहेगा कितना कैसा? एक ही जैसा रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो वृत्त बना लिए ये, और एक ठो ये, ठीक है ना, ये दो ठो वृत्त हो गए, ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन है क्या? एक जैसा ही है, एकदम गोल है।
इसलिए वृत्त क्या होते हैं, सर्वांग समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत छोटा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखने में क्या होना चाहिए, सिर्फ सेम टू सेम एक जैसे दिखाई दे, तब वो समरूप है। ठीक है ना। तो वृत्त की यदि बात करें तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। ठीक है ना, चाहे वो कैसा भी बनाए, छोटा बड़ा। ऐसी और बहुत सारी आकृतियां होती हैं जो कि समरूप होते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं वर्ग का। वर्ग जो बनता है, जानते हो कि नहीं जानते हो वर्ग? वर्ग वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर है। मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर का है, ये दो भी, ये भी दो, और ये भी दो, या फिर 4 मान लेते हैं। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 4 4 सेंटीमीटर की इनकी लंबाई है। ये एक तो वर्ग और बना लेते हैं, ये मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना। अब देखो, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। गुण इसका, ये इसका भी गुण वही है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसका भी गुण वही है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जब चारों भुजाएं बराबर हैं, इसकी भी और इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हैं, देखने में भी एक जैसा दिख रहा है, छोटा बड़ा जरूर है लेकिन देखने में एक जैसा ही है। तो छोटे बड़े से मतलब नहीं है, माप से मतलब हमको नहीं है, यानी इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ये नहीं देखना है। सिर्फ इतना देखना है कि इनका जो आकार है देखने में एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, चाहे जो भी वर्ग आ जाएगा सब क्या हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद एक आकृति और ले लेते हैं, जैसे मान लो त्रिभुज ले लेते हैं। क्या? त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? कोई सा भी ले लें। समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। क्या? समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। ये मान लो इस त्रिभुज की ए बी सी, इस त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं बराबर हैं और इसमें भी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब देखो, इसकी भी तीनों भुजा, इसकी भी तीनों भुजा बराबर है, ये भी एक जैसा है और ये भी एक जैसा है, देखने में एक ही चीज है, इसके भी गुण वही हैं, इसके भी गुण वही हैं। तो समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं, चाहे वो कितने भी लंबाई चौड़ाई का क्यों न हो। जैसे मान लो इसको हम ले लेते हैं 6 6 सेंटीमीटर, इसको ले लेते हैं 4 4 सेंटीमीटर, तब पर भी कोई दिक्कत। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अच्छा, समरूप जब लिखते हैं, दर्शाते हैं, तो कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो एबीसी त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, वो समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये ऐसे चिन्ह लगा देंगे, पी क्यू आर, तो ये समरूप का चिन्ह है। ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है ना। चाहे छोटा बना हो चाहे बड़ा बना हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ये हो गया, ये बात समझ में आई इतना, क्या होता है सर्वांगसम, क्या होता है समरूप, क्या होता है। ठीक है ना। चलो समरूप के बारे में थोड़ा सा और आगे। अब देखो, ये तो त्रिभुज की बात हो गई। अब और त्रिभुज जैसे लेते हैं, समबाहु त्रिभुज के अलावा, समबाहु त्रिभुज के अलावा कोई भी त्रिभुज लेते हैं, जैसे समद्विबाहु ले लेते हैं। ये हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है ना। इनकी दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है। अगर मान लो, हमको कैसे पता चलेगा कि ये समरूप हैं कि नहीं है? तो इनकी जो लंबाई होगी, देखो भुजाओं, संगत भुजा जानते हो किसको कहते हैं? संगत भुजा। संगत भुजा नहीं जानते? संगत कोण, संगत भुजा। देखो, संगत भुजा किसको कहते हैं? जो जैसे ये बना है त्रिभुज, इसके साइड में, जैसे इस वाली भुजा को यदि हम लें, इस वाली भुजा को, जैसे ए बी सी है, पी क्यू आर है, यदि हम ए बी भुजा लें, ठीक है ना, ए बी भुजा, तो ए बी जो भुजा है वो क्या होगा? पी क्यू के बराबर, मैंने वो संगत भुजा है, बराबर हो या ना हो अलग बात है, लेकिन ए बी जो है पी क्यू के संगत में है।
ठीक है ना। एक और बना देते हैं चित्र, जैसे मान लो एक ही में बना दें, ये है, ठीक है ना, ये ए बी सी हो गया और ये पी क्यू आर हो गया। तो ए बी किसके सामने है, पी क्यू, यानी ये इसके संगत में है, ये संगत भुजाएं हो गई। इसका संगत भुजा ये होगा, इसकी संगत भुजा ये वाली होगी, ठीक है ना। ए सी का संगत भुजा पी आर, ए बी की संगत भुजा पी क्यू, बी सी की संगत भुजा क्यू आर, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? ऐसे ही यदि इसमें समझें तो ए बी है वही चीज, इसमें क्या किए हैं, एक साथ बना दिए हैं और इसमें अलग अलग बना दिए हैं। तो संगत भुजा ये हो जाएगी, ए बी के संगत में पी क्यू है, बी सी के संगत में क्यू आर है और पी आर के संगत में ए सी है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से संगत भुजाएं होती हैं। संगत भुजा तो क्या कहते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अनुपात का मतलब ये होता है, रेशियो जो पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में, रेशियो, रेशियो बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो हम कहते हैं कि इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, इसकी जो भी हो, तो जब इसकी 4 है तो इसकी भी 4 होगी क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसका मान लेते हैं 10, मान लेते हैं कितना, 10 मान लेते हैं, और इसका मान ले कितना, 2 हो गया, इसका 2 हो गया और इसका 6 हो गया। कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन देखो त्रिभुज भी जब बनता है ना तो उसका भी एक नियम होता है कि दो भुजाओं को जोड़ें तो तीसरी भुजा के बराबर या फिर उससे बड़ा है। दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा के बराबर या उससे बड़ा है, तभी वो त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। त्रिभुज का ये एक नियम था, मतलब त्रिभुज कब होगा और कब नहीं होगा, तो दो भुजाओं को जोड़ें तो तीसरी भुजा के बराबर या तीसरी भुजा से अधिक आए तभी त्रिभुज होगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं होगा। तो देखो इसलिए ये ले लिए। अब देखो जब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, किसका अनुपात, संगत भुजाओं का, ये 4 है और ये भी 4 है, 2 है ना, अच्छा 2, ये 2 हो गया, ठीक है ना। तो कितना होगा, काट देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 है, ये 2 है, तो 4 2 यानी कि 2 हो गया। ये 10 है, ये तो बराबर ये कितना आ गया, 5/3। ये तो अलग आ गया संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात अलग आ गया। देखो तीनों बराबर आना चाहिए, जैसे ये इसके संगत में ये तीनों भुजाओं का जो संगत अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि समरूप है, और नहीं तो समरूप, तो ये हमारा जो है तो समरूप नहीं है। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। जब बराबर होगा, जैसे मान लो यदि हम इसको 5 मान लेते हैं तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, तब कितना आ गया यहाँ, तो संगत भुजाओं का अनुपात सब में 2 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब 2 2 आ रहा है तो इसका मतलब कि ये जो त्रिभुज है ये समरूप है, ठीक है ना। समझ में आई बात, क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ये चेक करते हैं ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद एक और है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। जैसे मान लो संगत कोण ए के संगत में ये वाला, बी के संगत में ये वाला, सी के संगत में ये वाला। जैसे इसमें देखो ये इसके संगत में, ये इसका संगत है और ये इसका संगत है, तो संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। संगत कोण क्या होने चाहिए, तभी समरूप होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं ये यदि 60 डिग्री का है तो ये भी 60 का होना चाहिए, ये यदि 60 का है तो ये भी 60 का होना चाहिए, ये यदि 60 का है तो ये भी 60 का होना चाहिए। यानी जितने जितने डिग्री का मान हो वो अलग, मतलब अलग बात है कि क्या इसमें 60 रख दिए हैं, किसी में कुछ और रखा होगा। तो जो भी होगा संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज हमारे समरूप हैं, और नहीं तो नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई जितना अभी बताना चाहते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये 60 60 रख दिए हैं तो समबाहु त्रिभुज बन गया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के ही कोणों का मान 60 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। चलो कोई दिक्कत है इसमें, मिटा दें इसको कि कुछ लिखोगे, चलो इसके बाद प्रश्नावली
6.1। ठीक है, अब देखो 6.1 में क्या करना है। कुछ नहीं है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसी के बारे में दिया है। क्या दिया है कि नंबर 1, कोष्टकों में दिए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, यानी खाली स्थान भरना है। ठीक है ना। जैसे दिया है सभी वृत्त बिंदी बिंदी होते हैं। अब दो ठो ऑप्शन में दिया है, एक समरूप और दूसरा सर्वांग सम। तो क्या होगा, हो गया, कुछ है ही नहीं, समरूप होगा। फिर दूसरा दिया है कि सभी वर्ग बिंदी बिंदी होते हैं। इसमें भी दो ठो ऑप्शन दिया है, समरूप और सर्वांग सम, तो समरूप हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर में दिया है कि सभी बिंदी बिंदी त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु की समद्विबाहु की समबाहु, तो कौन से होंगे, समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होते हैं। ठीक है। फिर चौथा नंबर ऑप्शन है, यानी कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बिंदी बिंदी हो तथा उनकी संगत भुजाएं बिंदी बिंदी हों। तो इसमें दो ठो ऑप्शन दिया है, बराबर और समानुपाती। तो दोनों यूज में आएंगे, लेकिन कौन सा कहाँ पे आएगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी त्रिभुज के या फिर किसी भी आकृति के संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो संगत कोण बराबर होना चाहिए, और दूसरे में संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात होना चाहिए। समानुपात का मतलब उसका अनुपात समान हो, समान मतलब बराबर, तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये था। ठीक है ना। पहले में पहले का सब हो गया, पहले का पहला समरूप, फिर दूसरे में भी समरूप, और तीसरे में समबाहु, और फिर चौथे में पहले तो बराबर, फिर उसके बाद समानुपात। ये खाली स्थान में भरा जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, कुछ नहीं है, बहुत आसान था। फिर इसके बाद दूसरे नंबर सवाल में आओ। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहले सिचुएशन में समरूप आकृतियां हो, ऐसा उदाहरण देना है कि जो आकृति जिनकी समरूप हो, पहले दूसरे का पहला। ऐसा उदाहरण दे सकते हो जिनकी आकृति समरूप हो। हाँ, समद्विबाहु नहीं, समबाहु। ठीक है ना, कुछ भी। तो ऐसे आकृति हम अब दे सकते हैं जो समबाहु हो, सॉरी समरूप हो। तो पहला वृत्त भी हो सकता है, दूसरा बोला तो एक ही ठो है लेकिन दो तीन ठो दे देते हैं, वृत्त और वर्ग और फिर समबाहु। ये हो गया। और दूसरा नंबर इसका बोला है, क्या बोला है कि ऐसी आकृति है जो समरूप नहीं है। ऐसी आकृति का नाम बताओ जो समरूप नहीं है। तो ऐसी कौन सी आकृति होंगी जो समरूप, तो एक तो त्रिभुज ले लो समद्विबाहु और एक त्रिभुज ले लो समबाहु। तो ये तो नहीं, देखो यदि हम कंपेयर करेंगे समबाहु का समद्विबाहु के साथ तो कैसे बराबर होगा। जैसे दो आकृति लेते हैं ना, तो दो आकृति से में एक आकृति ले लें समबाहु और एक आकृति ले लें समद्विबाहु, तो क्या वो समरूप होगा, नहीं होगा। या फिर बहुत सारा है, ले लो जैसे समद्विबाहु ले लो और विषमबाहु ले लो त्रिभुज, तब पर भी वो नहीं होगा। तो ठीक है, तो क्या ले लेते हैं, समद्विबाहु, समद्विबाहु और फिर और समबाहु, समबाहु, समबाहु त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है। ये हो गया, सब अपने से कर लोगे। फिर तीसरा नंबर है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। जो दो ठो चतुर्भुज दिया है, फिर बताना है कि समरूप है कि नहीं है। देखो कैसे क्या लिखा है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना, तीसरा नंबर पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, 1.5, 1.5, 1.5, 1, फिर एक तो है, इसकी लंबाई कितनी है, 3 3 सेंटीमीटर।
ठीक है, नाम ABCD PQRS, PQRS BC और D, ठीक है ना, ये D यहाँ है। अब बताना है कि क्या ये समरूप है। अच्छा, कोण भी इसमें दिए हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब बताओ ये समरूप है कि नहीं है? नहीं है, कैसे नहीं है? हाँ देखो, देखने में भी अलग दिख रहा है, और ये वर्ग दिख रहा है, और ये समचतुर्भुज दिख रहा है। चतुर्भुज के बारे में यदि पढ़े होंगे तो जानते हैं कि ये वर्ग है और ये समचतुर्भुज है। एक गुण तो समान है कि उनकी भुजाओं चारों की बराबर है, ये और इनकी चारों भुजाएं बराबर हैं, और इनका यदि भुजाओं का अनुपात भी निकालें तब पर भी बराबर आएगा, भुजाओं का अनुपात भी बराबर आएगा। लेकिन इनका जो कोणों का वो संगत कोण है वो बराबर, क्योंकि वर्ग में ये 90-90 डिग्री का है और इसमें ये 90 डिग्री का है ही नहीं, पता नहीं कितने का हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये आकृति समरूप नहीं है, तो ये समरूप नहीं है। ठीक है ना, लास्ट वाला तीसरा है कि समरूप। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, कुछ बताना था कि हाँ, हाँ कुछ भी नहीं, रीजन तो पूछे नहीं, एक रीजन पूछा है, सिर्फ इतना पूछा है या नहीं, बताइए कि है या नहीं। तो होगा तो हाँ, और नहीं होगा तो नहीं। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? ये तो सब बेसिक था, जितना अभी हम लोगों ने उसके शुरुआत में पढ़ा उसी के बारे में तो सब कुछ था। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ठीक है, ये तीन प्रश्नावली 6.1 समाप्त भी हो गई है, इसके बाद 6.2 आएगी। ठीक है ना।